तो आज हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग सबने देखी है कैसी होती है। स्प्रिंग हम डेली लाइफ में बहुत जगह यूज़ करते हैं। बाइक में सबने देखा होगा, सड़क खराब है, आपको ज़्यादा धचकी क्यों नहीं लगती? जिसका शॉकर ज़्यादा अच्छा है, शॉकर किसका बना होता है? स्प्रिंग का ही तो बना होता है हमारा। तो देखो कुछ इस तरह होता है। हम फिजिक्स में बात कर रहे हैं स्प्रिंग की, तो देखेंगे इसके किस तरह फोर्स अप्लाई करने पे शेप होता है, फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे तब कैसा होता है, फोर्स किस तरह अप्लाई की जाती है इस पर। तो मैंने बोला एक नॉर्मल रखी हुई है, रिलैक्स्ड स्प्रिंग है। यहाँ पर स्प्रिंग पे मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा, इसे मैं कंसीडर कर लूँगा रिलैक्स्ड स्प्रिंग। रिलैक्स्ड स्प्रिंग हम उस स्प्रिंग को बोलेंगे जिसमें हम कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे, नॉर्मल ऐसे कैसी रखी हुई है, ना हम इसे पुश कर रहे ना ही हम इसे पुल कर रहे। इस केस में ये जो मेरी लेंथ है, या मैं बोल सकता हूँ ये जो मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। या फिर मीन पोजीशन। इस पोजीशन को दो नाम से जाना जाता है, या तो हम बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन। ये वो पोजीशन है जहां पे बिना किसी फोर्स के हमारा ऑब्जेक्ट नॉर्मली रुका हुआ है। बट जैसे अब मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा, फोर्स दो तरह से लगा सकते हैं, या तो मैं इसे पुश कर सकता हूं या मैं इसे पुल कर सकता हूं। पुश करूंगा जो मेरी स्प्रिंग है वो क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, और जब मैं इसको पुल करूंगा तो इलोंगेट हो जाएगी। इलोंगेट होना मतलब लंबी हो जाएगी। तो दोनों केस में देख लेते हैं। एक बार मैंने बोला ये जो मेरी स्प्रिंग है मैं इसको कर रहा हूं पुश, तो पुश करने पे अब देखो कितना डिफरेंस आ गया। पहले बॉक्स का ये वाला जो एंड था या स्प्रिंग का जो एंड था वो यहाँ पर था, अब इधर आ गया। तो ये जो मेरा डिस्टेंस होता है जो हमने ट्रैवल किया, ये जो डिस्प्लेसमेंट हमने ट्रैवल किया, ये एक्स से नोट किया जाता है। ये हो रहा है हमारा डिस्प्लेसमेंट किसका, जब हमने फोर्स लगाई तो बॉक्स का है हमारा स्प्रिंग का। अब ये केस था मेरा किसके लिए, कंप्रेशन के लिए। ये मेरी कंप्रेस्ड स्प्रिंग। अब देख लेता हूं अगर मैं इसको पुल कर रहा हूं, अब हम पुल कर लेते हैं। पुल करने पे हमारी स्प्रिंग कुछ खिंच गई इस तरह। अब मैंने बोला ये जो मेरा डिस्टेंस है पहले कहां पे आ रहा था, इधर आ रहा था, अब मूव करके कहां आ गया, इधर आ गया। तो ये भी क्या हुआ, मेरा डिस्प्लेसमेंट ही हुआ। ये हो गया मेरा रिलैक्स्ड स्प्रिंग, ये हो गया मेरा कंप्रेस्ड स्प्रिंग, और ये इलोंगेट। इलोंगेट मतलब लंबा कर देना। तो यहां लिख दिया मैंने इलोंगेटेड स्प्रिंग। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फोर्स कौन लगा रहा है, कहाँ पे लगा रहा है। अगर मैंने बोला मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूँ, तो क्या यहाँ पे चार फोर्स लग रही हैं? चार फोर्स कौन कौन सी लग रही है? एक मैंने बॉक्स को किया पुश, पुश जब कर रहा हूँ मैं अपनी तरफ से एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ। जब इस पर फोर्स लगी तो ये इधर को दबा, दबने पे क्या इसने ये जो वॉल है हमारी, इस वॉल पे भी फोर्स लगाई, तो दो फोर्स तो वो हो गई। अब जो हमारे पार्टिकल होते हैं, जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट एक पोजीशन पे हमारे फिक्स शेप का कैसे होता है। सपोज करो अगर इस पेन का ये फिक्स शेप है तो किस वजह से, इसके अंदर के पार्टिकल की वजह से। पार्टिकल क्या कर रहे हैं, इंटरनल फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पर। पार्टिकल्स किसी ऑब्जेक्ट के जो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं वो क्या कहलाती है, इंटरनल फोर्स। अगर पार्टिकल एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये क्या बन जाता, पेन पाउडर बन के बिखर जाता। क्यों, पार्टिकल ने तो एक दूसरे को अटैच कर नहीं रखा, तो वही कहलाती है इंटरनल फोर्स। अब देखो जब मैंने इसको कंप्रेस किया तो अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, अपना शेप रीगेन करने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने जो फोर्स लगाई, इधर से इस तरफ फोर्स लगी, उधर से उस तरफ फोर्स लगी। मैंने जो फोर्स लगाई वो मैं बोल दूंगा फोर्स ऑन स्प्रिंग बाय ब्लॉक, और स्प्रिंग जो इस पे लगाएगी फोर्स ऑन बॉक्स बाय स्प्रिंग। यहाँ पे स्प्रिंग जो वॉल पे लगा रही है फोर्स ऑन वॉल बाय स्प्रिंग, और जो स्प्रिंग पे लगी वॉल की वजह से, एकदम इन नाम को याद रखना है, सब एफ से ही डिनोट होंगे, सबकी वैल्यू सेम ही रहने वाली है। सेम टेंशन वाला कॉन्सेप्ट है, बट टेंशन में क्या होती थी,
स्ट्रिंग सीधे होती थी या स्ट्रिंग हटा के क्या लगा दिया, स्प्रिंग लगा दिया, और उसी में भी हम इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात कर रहे हैं। सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे जो मेरी इंटरमोलिकुलर फोर्स है या जो अंदर फोर्स जनरेट हो रही है, सपोज करो यहाँ पे जो मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, स्प्रिंग किस फोर्स डायरेक्शन लगाएगा, स्प्रिंग लगाएगा हमारी फोर्स इस तरह। इस फोर्स का नाम दे देता हूँ मैं स्प्रिंग फोर्स। जो स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है उस फोर्स का नाम स्प्रिंग फोर्स। इधर भी लगेगी, मैं सिर्फ उधर की डायरेक्शन बता रहा हूँ, इधर की हमारी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इधर देख लेते हैं, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कहाँ लगी, हमारी यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स बाहर की तरफ लग रही है। स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगेगी, अंदर की तरफ। स्प्रिंग क्या कोशिश करेगी, वापस अंदर खींचने की कोशिश करेगी, वही हो रहा है। तो ये होगी मेरी डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट? हमेशा याद रखो, स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगी। स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। और यहीं से हमें एक फॉर्मूला बनता है F इक्वल्स टू, हमारे यहाँ पे लग जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट, और वो किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, जो भी हमारा डिस्टेंस हमने या डिस्प्लेसमेंट तय किया है, तो हम बोल देते हैं F इक्वल्स टू के एक्स लिया तो हम एक्स ले लेते हैं, के एक्स। अब एक चीज बताओ, जो मेरी स्प्रिंग फोर्स है और ये जो मेरा कांस्टेंट है या मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है, उनकी डायरेक्शन सेम है, अपोजिट। अपोजिट तो फॉर्मूले में हम यहाँ सिंबल लगा देते हैं माइनस। जब न्यूमेरिकल करोगे इस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये माइनस बस क्या बता रहा है, डायरेक्शन, और कुछ नहीं बता रहा। अगर मैं बोलूँ स्प्रिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स के बीच क्या रिलेशन है, तो हम ये बोल सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू माइनस स्प्रिंग फोर्स। क्या यहाँ पे हम ये बात बोल सकते हैं? रीजन, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो न्यूमेरिकल्स में हम इन नेगेटिव सिंबल का यूज नहीं करते, क्योंकि नेगेटिव सिंबल क्या करेगा, सिंगल डिजिट के लिए बता रहे हो तो फिर तुम्हारी कैलकुलेशन गलत करने के चांसेस रहते हैं। यहाँ तक क्या किसी को कोई डाउट? यही था हमारा स्प्रिंग फोर्स, नोट डाउन कर लो। यहाँ पे जो हमारा के है वो क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। कर लो नोट डाउन। नया टॉपिक है हमारा पुली स्प्रिंग सिस्टम। हम लोगों ने पुली सिस्टम पढ़ा है, पुली सिस्टम तो सबको आता है। अब उसमें हमने ऐड कर दी एक स्प्रिंग, जहाँ पे टेंशन लगती थी, एक ना एक टेंशन वाली हमारी जो स्ट्रिंग होती थी उसको हटा के क्या लगा दी, स्प्रिंग लगा दी हमने। एक डायग्राम देखो और बताना क्या क्या हमारी वैल्यू होती है। अगर मैंने कुछ इस तरह का डायग्राम बनाया है, यहाँ लगा दी पुली, यहाँ रख दिया एक ऑब्जेक्ट रख दिया, यहाँ भी ड्रॉ मत करना, सिर्फ देखते जाओ। इसका मास ले लिया मैंने m2, इसका मास ले लिया मैंने m1, बोल दिया टेंशन लग रही है T। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? इस तरह के केस में मैंने तुम्हें बताया था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनता है, टेंशन का फॉर्मूला बनता है, बताया था ना। तो बताओ इसके लिए टेंशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, m1 m2 m1 प्लस m2, यही था हमारा फॉर्मूला। ये किसके लिए था, टेंशन के लिए। और एक्सेलरेशन के लिए क्या था हमारे पास फॉर्मूला, m2g अपॉन m1 प्लस m2। ये दो हमने फॉर्मूले देखे थे जब हम बता रहे थे इस तरह की पुली। इस तरह के पुली के सिस्टम में हमने देखा था टेंशन का फॉर्मूला ये होता है और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है। अब मैं कुछ नहीं कर रहा, यहाँ पे जो मेरी स्ट्रिंग लगी है उसको हटा के लगा देता हूँ एक स्प्रिंग। इस स्ट्रिंग को हटा के लगा दिया मैंने यहाँ पर एक स्प्रिंग। अब स्प्रिंग लगी है तो ध्यान से सुनना, कुछ वेट नीचे लटका है, वेट लटकने से क्या होगा, स्प्रिंग हमारी एक्सपेंड होगी, इसका जो साइज है, जो लेंथ है वो क्या होगी, इलोंगेट होगी। तो मैंने बोल दिया इसकी लेंथ कुछ इंक्रीज हो रही है बाय x। अब तक हम x टर्म ही पढ़ते आए हैं, तो मैंने बोल दिया जो लेंथ में इंक्रीज हुआ वो कितना हो रहा है, x। इंक्रीज इन साइज, कितना इंक्रीज हो रहा है, l का हो रहा है हमारा इंक्रीज। अब मैंने बोला क्या चेंज किया जाए कि क्या
चेंज किया जाए कि हमारा केस स्प्रिंग के लिए भी इसमें वैलिड हो जाए। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, इस स्प्रिंग पे 2 फोर्स लग रही है, एक नीचे लग रही है mg, एक ऊपर लग रही है टेंशन। क्वेश्चन में पूछा जाता है टेंशन निकालो। अब क्या करोगे, सीधे इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, बोलेगा x निकालो, अब टेंशन निकालनी पड़ेगी तुम लोगों को पहले, फिर उसमें पुट करना पड़ेगा, प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, सीधे वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब इस वैल्यू को अगर मैं पुट कर दूँ टेंशन के फॉर्मूले में, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, के एक्स इक्वल्स टू m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। अगर ये के मल्टीप्लाई में उधर आके डिवाइड में आ गया तो मुझे फॉर्मूला क्या बन गया x का, m1 m2g अपॉन के आ गया, वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, m1 प्लस m2। तो इस तरह निकालते हैं हम हमारे डिस्प्लेसमेंट को कि देखो एक स्प्रिंग है नॉर्मल रुकी हुई है, मैंने बोला नीचे कुछ मास लटका है तो उसका साइज कितना इंक्रीज हुआ, या तो तुम नीचे वाले mg का यूज कर सकते हो या फिर ऊपर वाले टेंशन का यूज कर सकते हो। दोनों की हेल्प से तुम लोग क्या बता सकते हो, इस x की वैल्यू। बस इसमें कंडीशन होती है, ये सिस्टम हमारा कैसा होना चाहिए, इन स्टेडी स्टेट। ये हमारा सिस्टम होना चाहिए इन स्टेडी स्टेट। इसी टॉपिक के ऊपर अब कुछ क्वेश्चन करेंगे, छोटे मोटे डाउट है वो तुम्हारे दूर होते जाएंगे, नोट डाउन करो। चलो बात करते हैं स्प्रिंग और पुली सिस्टम पे कुछ न्यूमेरिकल्स के। जनरली हमारे क्वेश्चन किस तरह आते हैं, एक नॉर्मल देखते हैं सिर्फ स्प्रिंग का, फिर एक देखेंगे पुली का। पहले नॉर्मल स्प्रिंग का क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन कुछ इस तरह आता है कि एक स्प्रिंग है लटकी हुई है और यहां पे लगा है कुछ मास, मैंने बोल दिया मास है मेरा 1 kg। नीचे एक और स्प्रिंग लटका दी हमने और उसका मास बोल दिया मैंने 2 kg। अब मैंने बोला इसका जो मेरा स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है 100 न्यूटन पर मीटर, और इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k इक्वल्स टू 100 न्यूटन पर मीटर। दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है। अब मुझे बताना है कि जो मेरी स्प्रिंग 1 है और स्प्रिंग 2 है, इसको ले लेते हैं स्प्रिंग 1, इसको ले लेते हैं स्प्रिंग 2, दोनों में एक्सटेंशन कितना हो रहा है, वो इलोंगेट कितनी हो रही है, उनका साइज कितना इंक्रीज हो रहा है, मतलब x निकालना है हमें। यहाँ पे मैंने बोला टेंशन लग रही है हमारी कितनी, t। टेंशन कितनी लगेगी, t लगेगी, अपोजिट डायरेक्शन होती है तो सिंबल इस तरह। इसका नाम दे दिया मैंने t1 और यहाँ पे हो गया मेरा t2। तो मेरे को क्या बताना पड़ेगा, इसके बेसिस पर रिलेशन बना के बतानी पड़ेगी हमारी x की वैल्यू दोनों केसेस में क्या हो रही है। ट्राई करो, नहीं हुआ तो फिर मैं बता दूंगा, करके देखो। चलो देख लो, मैं करके बता रहा हूं कि इसको किस तरह करना है। पहले मैंने ली मेरी नीचे वाली बॉडी, इस पे ग्रेविटी लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है, कितनी mg, मास कितना 2, g कितना 10, तो कितना हो गया 20 यूनिट न्यूटन। अब देखो बॉडी किस पे, रेस्ट पे। रेस्ट पे क्यों, ऊपर से रुका हुआ है। जब रेस्ट पे है तो मैं क्या बोलूंगा, एक्सेलरेशन 0 हो गया और नेट फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, और थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन हमें बोलता है फॉर एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब नीचे 20 लग रही है तो ऊपर भी 20 ही लग रही होगी, तो T2 के यहाँ से कितना हो जाएगा 20, या फिर मैं बोल सकता हूँ T2 माइनस 20 इक्वल्स टू 0। यही तो हो रहा है, लटकी हुई है तो A कितना हो गया 0, m इंटू ए 0 हो गया। फिर तो यहाँ से मैंने बोल दिया T2 आ गया मेरा 20 न्यूटन। अब मैं बात कर लेता हूँ मेरी फर्स्ट बॉडी जो थी मेरी मास 1 kg की। इसमें ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है। इस 1 kg का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ, इधर देखो और बताओ। ये जो 1 kg है इसमें फोर्स कहाँ कहाँ लग रही है, एक तो नीचे लगी mg, वो तो सब जानते हो, mg तो मेरी लगनी ही लगनी है mg। और क्या लगा नीचे, क्या और क्या लगा नीचे, टेंशन भी तो लग रहा है मेरा T2। ये जो T2 है वो भी तो इसमें नीचे लग रहा है। उसके बाद क्या लगा, ऊपर कुछ लगा, ऊपर क्या लग रहा है T1, ऊपर लग गया मेरा T1। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट, हमने देख लिया इस 1 पर क्या क्या फोर्स लगी। ऊपर लगा टेंशन T1, नीचे ग्रेविटी तो इस पर फोर्स लगा ही रही है, साथ ही साथ
ये जो नीचे स्ट्रिंग है ना, नीचे जो मास लगा है उसकी वजह से भी कोई फोर्स पड़ रही है, और इस मास की वजह से फोर्स कितनी पड़ी, T2 पड़ी, तो मैंने उसको लिख दिया यहाँ पे T2। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब देखो नेट फोर्स कितनी होगी इस पर, एक्सेलरेशन तो 0 है तो इक्वल में हम क्या लेंगे, 0 लेंगे, नेट फोर्स इक्वल्स टू 0। अब नेट फोर्स का फॉर्मूला कैसे होता है, अपोजिट वालों को कर दो माइनस, तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वेशन के फॉर्म में यहीं पे लिख देता हूँ। देखो एक्सेलरेशन कहीं नहीं हो रहा तो तुम किसी को भी पहले लिख सकते हो, किसी को भी बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम इसे लिख देते हैं पहले, मैंने लिख दिया mg प्लस T2, ये पूरा कहाँ लगा, नीचे, और ये पूरा लगा ऊपर, माइनस T1 इक्वल्स टू 0। क्या तुम्हें पता है mg की वैल्यू क्या है, m है मेरा 1 kg और g 10 होता है, तो बोल दिया T2 प्लस 10 माइनस T1 इक्वल्स टू 0। T2 अभी आप लोगों ने निकाला है, कितना आया था, 20, कर देते हैं पुट, 20 प्लस 10 माइनस का इक्वल के उधर जाके प्लस का T1, तो T1 कितना हो गया, 30 न्यूटन। हमें मिल गया T1 और T2 की वैल्यू। अब लेकिन निकालना क्या था हमें तो डिस्प्लेसमेंट निकालना था स्प्रिंग का। अब हम जानते हैं फोर्स इक्वल्स टू kx, अभी हमने स्प्रिंग फॉर्मूला देखा था कि स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, F इक्वल्स टू kx। k की वैल्यू पता है, x की वैल्यू निकालनी है, और टेंशन भी पता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ इस नीचे वाले के लिए, तो इसमें एक्सटर्नल फोर्स किसको सपोज करोगे, इस T2 को, तो T2 किसके इक्वल हो जाएगा, kx, k कितना 100 है, लिख दिया kx, तो x इक्वल्स टू हो गया T2 अपॉन k, T2 की वैल्यू 20 और हमारे k की वैल्यू 100, तो कितना आ गया 0.2 यूनिट मीटर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब हम इसके लिए देख लेते हैं T1 के लिए। T1 पे कैसे होगा, ध्यान से देखना। T1 इस पे जो ऊपर फोर्स लग रही है ये किसके इक्वल होगी, ये भी kx के इक्वल होगी, तो मैंने बोल दिया ये भी किसके इक्वल, kx इक्वल्स टू 30, तो x इक्वल्स टू 30 अपॉन k की वैल्यू 100, तो कितना आ गया 0.3 मीटर। तो मुझे दोनों की वैल्यू निकल गई, ये हो गया मेरा x2 और ये हो गया मेरा x1। मुझे x1 भी पता चल गया, x2 भी पता चल गया। x1 x2 क्या है, क्या ये है कि हमारी स्प्रिंग कितनी इलोंगेट कर रही है। पहले अगर साइज इसका 10 था तो बढ़ के कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 10.2 और यहाँ पे हो गया 10.3, इतना सा इंक्रीज हो गया है। वही तो इलोंगेट होना बोलते हैं कि जितना पहले था उससे कितना ज़्यादा बढ़ गया, बस यही था, नोट डाउन कर लो। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम स्प्रिंग पुली सिस्टम के ऊपर। अभी हमने सिर्फ स्प्रिंग में देखा, अब हम पुली भी ऐड कर देते हैं क्वेश्चन में। सिंपल सा स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार का। यहाँ मैंने बोल दिया कोई बॉडी है, यहाँ हमारी पुली लगी हुई है, यहाँ मैंने लटका दिया एक बॉक्स, इसका मास ले लिया 1 kg, इसका मास ले लिया 2 kg, और इसके नीचे स्प्रिंग से लटका दिया एक और बॉक्स जिसका मास ले लिया मैंने 3 kg। इस तरह की बन गई कुछ मेरी कंडीशन। यहाँ पे क्या लग रहा है, टेंशन, टी टेंशन लग गया। सारी चीज क्वेश्चन में गिवन है, तुमसे बस एक छोटा सा सवाल पूछा गया, बताओ पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा, बताओ इस टेंशन की वैल्यू क्या होगी, और बताओ स्प्रिंग कितनी इलोंगेट हुई, स्प्रिंग का साइज कितना बड़ा। इन 3 चीज को फाइंड करना है, तुम लोगों को करके बता दो। यहाँ पे जो हमारा स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमें दिया हुआ है K इक्वल्स टू, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है यहाँ पे हमें K इक्वल्स टू 50 न्यूटन पर मीटर। कर दो 50/6, एकदम सही, बहुत बढ़िया, 50/6 एकदम। उन सारी बॉडी को सेपरेट एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ। पहले 3 kg का बना देता हूँ, 3 kg। इसमें फोर्स कहाँ का लगी, एक नीचे लगी, नीचे कितनी लगी, मतलब 30, ऊपर कितनी लगी, टेंशन मैंने ले लिया उसको kx। यहाँ तक कोई डाउट? अब मैं बना लेता हूँ मेरे 2 kg वाले के लिए, 2 kg।
नीचे क्या क्या लग रहा है, एक तो ग्रेविटी लगा रही है, ग्रेविटी ने कितनी लगाई 2g मतलब 20, और नीचे कोई टेंशन भी लग रही है जिसका नाम क्या है kx, तो मैंने बोल दिया, और साथ ही साथ नीचे लग रहा है kx, ये दोनों चीज़ें लग रही है नीचे। अब ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन t लग रही है। इन दोनों के लिए इक्वेशन बना के देखते हैं। इसके लिए क्या बनेगी, 30 माइनस kx इक्वल्स टू 3a, इस तरह बन सकती है। इसके लिए क्या बनेगी, 20 प्लस kx माइनस t इक्वल्स टू 2a। दो इक्वेशन बन गई मेरी, एक इक्वेशन बन गई है, एक इक्वेशन बन गई है। क्या मैं इसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकता हूँ? इन दोनों को सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आ रहा है, एक बार क्या इक्वेशन बन रही है, करो। तो दोनों इक्वेशन को एक्सपेंड करके देख लेते हैं क्या क्या बन रहा है। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो क्या हो गया, प्लस 20 प्लस kx माइनस t इक्वल्स टू 2a, इस तरह बन जाएगा। अगर मैं दोनों को कर दे रहा हूँ ऐड, kx से kx कैंसिल हो गया, 20 प्लस 30 50 हो गया, और यहाँ पे क्या बचा मेरा t, तो मैंने बोल दिया t इक्वल्स टू 50 माइनस 5a, इस तरह बन गई इक्वेशन। यहाँ पे कोई डाउट है? अब एक चीज बताओ, इस इक्वेशन के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, टेंशन इक्वल्स टू ma, यहाँ पे हो गया मेरा टेंशन इक्वल्स टू ma, m कितना 1, तो टेंशन इक्वल्स टू क्या हो गई, a हो गई। यहाँ पे तो किसी को कोई डाउट नहीं है। इसके लिए देखो पीछे कितनी फोर्स लगी 0, तो नेट फोर्स कितनी हुई, सिर्फ टेंशन ही तो हुई, तो टेंशन इक्वल्स टू क्या हो गया ma, और मास कितना 1 kg, तो 1 इंटू a, तो t और a क्या है, इक्वल है। तो क्या मैं कर सकता हूँ इसमें चेंजेस कर दो, बस ये तो करना। a की वैल्यू कितनी लोगे, कर दो, t की जगह पुट कर दो, ऐसे भी तो चेंज कर सकते हैं। ये चला गया इधर माइनस t, ये लिख दिया हमने, माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया, तो कितना हो गया 60 इक्वल्स टू 50, और t इक्वल्स टू 50/6 आ गई हमारी वैल्यू। ऐसी तो करना है इस क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या है हमारा, t और a इक्वल है, तो a भी कितना हो गया, a भी हमारा सेम हो गया। अब आया समझ? देखो या तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे जैसे लेंथी मेथड से, या अब छोटा मेथड समझो। छोटे मेथड में क्या करना है, मैंने तुम्हें एक केस बताया है कि एक बॉक्स नीचे लटका है, एक इधर है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, एक्सेलरेशन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसके लिए, a इक्वल्स टू m2g अपॉन m1 प्लस m2। जब मैं इस पूरे को एक बॉडी मान रहा हूं तो इसके जो दोनों मास हैं वो एक सिंगल मास कहलाएगा। दोनों मास कितने, 5, तो मैंने बोल दिया 5 इंटू जी कितना हुआ 50, m1 प्लस m2 ये मास प्लस ये मास कितना हुआ 6, तो कितना आ गया 50/6 हो गया इजीली हमारा। अब क्या करना था, तुम डायरेक्ट बोल देते ये इक्वल्स टू ma, तो a और t इक्वल कर दो, वैल्यू पुट आ गया 50/6। कर हम दोनों तरह से सकते हैं, बस तुम्हें क्या अपनी थोड़ी सोचने की ताकत बढ़ानी है और कुछ नहीं करना। था इतना इजी, लेकिन हमने क्या किया, इतने लेंथी मेथड से किया, कोई मतलब बना नहीं। तो कोशिश करनी है इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना, हम छोटे से छोटे कम से कम टाइम में करें। ये मेथड मैंने तुम्हें फिर भी इसलिए बता दिया, कभी तुम्हारे दिमाग से निकल जाए कि फॉर्मूला क्या था तुम भूल जाओ, तो तुम उसमें रुको नहीं। हम इस तरह भी कर सकते हैं। नीचे कितना, इस इक्वेशन को लेके चले, इस इक्वेशन के हिसाब से 30 माइनस के कितना 50x इक्वल्स टू 3a, मतलब 50/6 इंटू 3 मतलब 50/2। 30 उधर माइनस में चला गया तो कितना हो गया 50x इक्वल्स टू 50/2 माइनस 60, कितना बचा -10, माइनस से माइनस हट गया, 10/2 मतलब 5, तो यहाँ पे आ गया मेरा x इक्वल्स टू 5/50, कैंसिल हुआ, कितना बचा 0.1 ही तो आ गया बस।